करनाल, जहां सरकार ने सोचा था कि वो आईएएस अफसर को कुछ नहीं होगा, जिसने कह दिया था सर फोड़ूंगा मैं, उसके बारे में कितना कितना बचाव की कोशिश की, हर तरह की तिकड़म उसके बारे में लगाई, लेकिन हजारों किसान चल के उसी मिनी सेक्रेटेरिएट के सामने बैठ गए जहां सरकार ने कहा था किसान को पर नहीं, परिंदा पर नहीं मारने देंगे। वहां हजारों किसान बैठे, अपना लंगर लगा लिया, अपना टेंट लगा लिया और वहां जाके सरकार से बात की। ये दिखाता है कि इस देश के अंदाजन 50% किसान कर्ज में डूबे हैं, कर्ज है जिनके ऊपर। और औसत हर फैमिली पे कितना कर्ज है? 74,000 रुपया, 74,000। बढ़ा है कि घटा है? यही फायदा है, क्योंकि एग्जैक्टली यही सर्वे 2013 में किया गया था, एग्जैक्टली यही सवाल 2013 में पूछे गए थे। इसलिए हम बता सकते हैं 2013 में 52% परिवारों पे कर्ज था। इसका मतलब है कि पहले से कर्जदार परिवारों की संख्या घटी है, बढ़ी नहीं है। वैसी की वैसी है, मोटे तौर पे 52 से 50 लगभग वैसी। लेकिन हर परिवार पे कर्ज बढ़ रहा है। पहले था 47,000, 47,000 पर फैमिली लोन था सन 2013 में, और 2019 में 74,000। ये कहीं मोदी जी डबलिंग की बात करते करते कुछ जबान तो नहीं फिसल गई थी? कहीं ये तो नहीं कह रहे थे कि डबलिंग ऑफ फार्मर्स लोन? ये योजना जो जितने बैंड बाजे से शुरू की थी, उस योजना में सरकार के पैसे तो कितने गुना खर्च हो गए, लेकिन किसान को मिला कुछ नहीं है। पहले से कम किसान कवर हो रहे हैं। जब से हिंदू मुस्लिम एकता की बात आई, तब से किसी भी देशभक्त को तो खुश हो जाना चाहिए भाई। इस देश में भारत माँ की दो आंख जो बोला था हिंदू मुसलमान, जिसका मतलब ये नहीं कि बाकी सब नहीं है, पर मैं कह रहा हूं एक मुहावरा बना हुआ। इस देश में अगर हिंदू मुसलमान में एकता कायम होती है, सौहार्द होता है, तो किसी भारतीय को, किसी देशभक्त को, किसी राष्ट्र प्रेमी को खुश नहीं होना चाहिए? अगर जातियों के बीच में दुराव कम होता है तो खुश नहीं होना चाहिए? होना चाहिए ना। तो मुजफ्फरनगर में जहां जातियों की दूरी कम हुई, जहां हिंदू मुसलमान की काफी बनी हुई दरार थी वो जो कम हुई, उसके बाद कुछ लोगों को मिर्ची क्यों लगी, पेट दर्द क्यों हुआ? और जिन लोगों को पेट दर्द होता है, क्या वो लोग इस देश के दोस्त हैं या इस देश के दुश्मन? बाकियों को पता नहीं पता लगा हो या नहीं, मुझे खूब पता लग गया साहब। 5 तारीख के बाद से मेरे फोन के ऊपर ऐसे ऐसे ऑर्गेनाइज्ड अटैक शुरू हो गए। अब आप सोचोगे फोन पे ऑर्गेनाइज्ड अटैक कैसे हो सकता है? ये इन लोगों ने तरह तरह की कुछ बना रखी है, उग्र हिंदूवादी, पता नहीं कैसी कैसी फेसबुक बना रखी है, ट्विटर अकाउंट है। उससे मेरा और राकेश टिकैत का फोन नंबर सार्वजनिक कर रहे हैं, पोस्टर सा बना रखा है। कुछ लोग राकेश टिकैत और योगेंद्र यादव को इस नंबर के ऊपर गाली दे रहे हैं, आप भी दो। कोई कहता है अच्छा आप देना मत, सार्वजनिक करके। और मेरा फोन पिछले, अगर मैं काश आपको दिखा सकता, कल शायद मेरे फोन पे 600-700 कॉल आए। मैंने फोन बंद करके रखा हुआ है भाई, कोई फायदा नहीं। और सिर्फ गाली, प्रायोजित गाली देना। मैं सबसे अपील करना चाहता हूं, जिनको ये मैसेज पहुंचता हो कि योगेंद्र यादव को इस नंबर पे गाली दो, राकेश टिकैत को इस नंबर पे गाली दो, भाई वो भेजने वाला तो भेज रहा है, थोड़ा अपनी इज्जत का भी ध्यान कर लो। किसी ने कहा गाली दो और आप गाली देना शुरू कर दो। दूसरा, जरा ये भी सोचिए कि ये करवाने वाले आज योगेंद्र यादव को टारगेट बना रहे हैं, कल किस किस का नंबर आएगा? क्या ये तरीका है देश चलाने का? सरकार से भी मैं पूछना चाहता हूं, ट्विटर से पूछना चाहता हूं, फेसबुक से पूछना चाहता हूं, ये कैंपेन चलवा रहे हैं आप? खैर, मेरे को इससे एक बात जो समझ आई वो ये कि किन लोगों को हिंदू मुस्लिम एकता से मिर्ची लगती है। एक और अच्छी बात आई कि इस बहाने कई लोगों को मेरा फोन नंबर पता लगा और उन्होंने बड़े अच्छे अच्छे संदेश भेजे। कईयों ने मेरे को भेजा, भाई साहब आपका फोन नंबर सार्वजनिक किया जा रहा है, सावधान रहना, फला नंबर से किया जा रहा है, फला फेसबुक से किया जा रहा है, इस व्हाट्सएप ग्रुप में किया जा रहा है। आपको भी मैं निवेदन करता हूं, अगर आपको
कहीं ऐसी सूचना मिल रही हो, कोई ऐसी फेसबुक है, कोई ऐसा व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें मेरा, राकेश टिकैत का या किसी और किसान नंबर का फोन सार्वजनिक किया जा रहा हो, ये गैर कानूनी काम है? आपकी निगाह में आए, उसका एक स्क्रीनशॉट ले लेना उस ग्रुप का और उसे इसी फेसबुक पेज पे, मेरे वाले पे रिप्लाईज में ना डाल देना। पता तो लगे कि कौन कौन लोग ऐसे गैर कानूनी काम कर रहे हैं, जरा बता देना, बहुत अच्छा रहेगा। आप में से कई लोगों ने जिन्होंने ये काम किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पिछले हफ्ते जो दूसरी घटना हुई वो करनाल की थी। करनाल, जहां सरकार ने सोचा था कि वो आईएएस अफसर को कुछ नहीं होगा, जिसने कह दिया था सर फोड़ूंगा मैं, उसके बारे में कितना कितना बचाव की कोशिश की, हर तरह की तिकड़म उसके बारे में लगाई, लेकिन हजारों किसान चल के उसी मिनी सेक्रेटेरिएट के सामने बैठ गए जहां सरकार ने कहा था किसान को पर नहीं, परिंदा पर नहीं मारने। वहां हजारों किसान बैठे, अपना लंगर लगा लिया, अपना टेंट लगा लिया और वहां जाके सरकार से बात की। सरकार को अंततः न्यायिक जांच के लिए राजी होना पड़ा। उस अफसर को अब छुट्टी पे भी भेजा जाएगा। अब ये तो न्यूनतम से न्यूनतम है, मेरे हिसाब से तो जो होना चाहिए था उससे बहुत कम है। लेकिन चलिए, कम से कम इतना सबक तो मिलेगा कि आप जनता को ये कह के जा नहीं सकते। अब उम्मीद यही है कि न्यायिक प्रक्रिया के साथ कुछ न्याय हो, क्योंकि न्यायिक जांच में आजकल लोगों को आस्था बची नहीं, क्योंकि कई बार लोग कहते हैं कि न्यायिक जांच वगैरह के अंदर कुछ निकलता नहीं। मेरी बेहद उम्मीद है कि इस बार जो भी न्यायिक जांच इस मामले में होगी उसमें सचमुच न्याय होगा, क्योंकि ये वो मामला है, इसमें सारे देश ने एविडेंस देखा है, कोई छुपा हुआ एविडेंस नहीं है। इसमें सचमुच न्याय हो सकेगा, ये मेरी बहुत उम्मीद है। लेकिन जैसे मैंने कहा, मैं आज चर्चा सिर्फ करनाल के बारे में नहीं करना चाहता, मुजफ्फरनगर के बारे में नहीं करना चाहता। मैं चर्चा करना चाहता हूं उस रिपोर्ट के बारे में जो सबसे महत्वपूर्ण रिपोर्ट है इस देश की। 5 साल के बाद वो रिपोर्ट आई है। बहुत समय से मुझे उस रिपोर्ट का इंतजार था। परसों, शुक्रवार, सरकार ने वो एक रिपोर्ट रिलीज कर दी, जो मैं सोच रहा था कब रिपोर्ट रिलीज होगी, और मन में थोड़ा डर भी था कि क्या सरकार इस रिपोर्ट को भी कूड़ेदान में डाल देगी क्या। रिपोर्ट का नाम बहुत लंबा है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण रिपोर्ट है। अगले 4-5 साल तक आप इस रिपोर्ट का जिक्र सुनते रहेंगे। रिपोर्ट का लंबा सरकारी नाम एक बार पढ़ देता हूं, बार बार नहीं पढ़ूंगा, आप इसका टाइटल देख लीजिएगा। सिचुएशन असेसमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल हाउसहोल्ड एंड लैंड एंड लाइफ स्टॉक होल्डिंग्स ऑफ हाउसहोल्ड्स इन रूरल इंडिया 2019। पढ़ते पढ़ते जुबान दुख। खैर, आमतौर पर सरकारी रिपोर्ट्स की ऐसी ही भाषा होती है, मगर ये रिपोर्ट वो रिपोर्ट है जो कि किसानों की क्या अवस्था है उसका अनुमान देती है देश में। ये आप इसका टाइटल पेज देख सकते हैं। ये रिपोर्ट है जो कि बताती है, और छोटी रिपोर्ट नहीं है भाई, कोई 4200 पेज से ज्यादा लंबी रिपोर्ट आई। ऐसा मत समझिए 4200 पेज की कोई कविता है या ऐसे इसके अंदर लिखा हुआ है। ऐसी रिपोर्ट में आमतौर पे ज्यादातर पेज सिर्फ टेबल 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 होते हैं, कोई 100-150 पेज की काम की बात लिखी हुई है। इसकी मुख्य चीजों को मैंने देखा और मुझे लगा एक बहुत महत्वपूर्ण रिपोर्ट है जिसके बारे में हमें चर्चा करनी चाहिए। तो अगर आप किसान हैं, किसानों के मित्र हैं, किसान सवालों पे लिखते हैं, या किसान आंदोलन के विश्लेषक हैं, नेता हैं, आप सबसे मेरी गुजारिश है, ध्यान से समझिए इस रिपोर्ट को, क्योंकि अगले 4 साल तक बहसों में इसी रिपोर्ट का, 5 साल तक बहसों में इसी रिपोर्ट का इस्तेमाल किया जाए। पहली बात जो समझने की है वो ये है कि ये रिपोर्ट कोई पहली बार नहीं आ रही है। ये स्टैंडर्ड रिपोर्ट है सरकार की। कल कोई बीजेपी के नेता क्लेम कर रहे थे, देखिए हमारी सरकार ने इस रिपोर्ट को जारी तो किया। कई बार मेरी इच्छा होती है इनको थोड़ा बैठ के एक बार क्लास लेने की, कि मेरे भाई, सारी चीजें केवल आपके सरकार के जमाने में शुरू नहीं, कुछ तो और किसी को ना दो तो अटल बिहारी वाजपेयी को कोई क्रेडिट दे दिया करो कभी कभार तो। ये रिपोर्ट शुरू हुई थी अटल बिहारी वाजपेयी के जमाने में। दरअसल हमारे देश का एक स्टैंडर्ड संस्था है, हमारी परिपाटी है नेशनल सैंपल सर्वे, जो एनएसएसओ करके ऑर्गेनाइजेशन किया करता था, जिसको आजकल नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस में मर्ज कर दिया है। नेशनल सैंपल सर्वे हर साल इस देश में एक बहुत बड़ा सर्वे किया करता है, लेकिन हर 5 साल बाद उस सर्वे की थीम बदल जाती है, फोकस किस चीज पे रखा जाए।
तो सन 2003 में जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, तब पहली बार इसका फोकस रखा गया किसान परिवारों की अवस्था, जिससे पहली बार देश को पता लगा कि किसान परिवारों की आमदनी क्या है, कर्ज क्या है, क्या स्थिति है किसान परिवारों। उसके बाद ये 2008 में नहीं हुआ, 2013 में इसे दोहराया गया, यानी कि एनएसएसओ का पहली बार 69वां राउंड था, 59वां राउंड, 59वें राउंड में पहली बार किया है, सन 2003 में था। फिर उसके बाद एनएसएस के 70वें राउंड में 2013 में हुआ था, यही सर्वे दोहराया गया। और अब 5 साल बाद जो होना था काम, वो 6 साल बाद हुआ है। 2019 में इसी राउंड को दोहराया गया, ये 77वां राउंड था एनएसएस का। तो ये कोई नया सर्वे नहीं है, और ये बहुत अच्छी बात है कि नया सर्वे नहीं है, क्योंकि अगर पुराना है तो हम पुराने से तुलना कर सकते हैं, हम देख सकते हैं कि क्या बदला है, क्या चीज बेहतर हुई है, क्या चीज गड़बड़ हुई। ये सर्वेक्षण, अब आप कहेंगे, दूसरी तरफ से कुछ लोग कहेंगे सरकारी है, विश्वास करना चाहिए क्या, सर्वे ही तो है, सर्वे से थोड़ी पता लगता है, सर्वे तो कुछ भी होता है। मेरा कहना है भाई, टीवी देख के हमारी ज्यादा दिमाग खराब कई बार हो जाता है कि टीवी सर्वे का मतलब कौन सी पार्टी चुनाव जीत गई, जो काम मैं पहले किया करता था ना। और ये पिछले 5-7 साल में तो ऐसा हालत हो गई है कि सर्वे का नाम लेते ही लोगों को लगता है चलो जी, जिस पार्टी ने करवाया वही दिखा रहे होंगे। और उसके चलते सारे सर्वे बदनाम हो गए, लोगों को लगता है कि सर्वे का मतलब ही थोड़ा सा हेरा फेरी कर रहे होंगे। ऐसा नहीं, सरकारी सर्वे है, लेकिन ऐसा सर्वे है जिसे आपको गंभीरता से लेना चाहिए। मैं एक बात आपको याद दिलाना चाहता हूं कि हमारे देश का जो सर्वे और स्टैटिस्टिकल सिस्टम है, वो आज भी दुनिया के सर्वश्रेष्ठ सिस्टम्स में से एक है। इंडियन स्टैटिस्टिकल सिस्टम इज समथिंग वी शुड टेक प्राइड। महल नोबिस ने शुरू किया था 50 के दशक में, 50s में, बहुत कमाल के स्टैटिस्टिशियंस हुआ करते थे, प्रोफेसर महल नोबिस। उन्होंने शुरू किया था, और उसके जमाने से धीरे धीरे हमारे स्टैटिस्टिकल सिस्टम मजबूत हुए हैं। पिछले कुछ सालों में उसे नुकसान पहुंचाया गया है, क्योंकि 2-3 बहुत महत्वपूर्ण रिपोर्ट थी जिसको सरकार ने देखा, कहा अच्छा रिपोर्ट अच्छी नहीं है, मार्कशीट में नंबर अच्छे नहीं है, मार्कशीट फाड़ दो। ये काम 2 एक बार कर चुकी है सरकार, तो बड़ी चिंता हुई, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अभी मार्कशीट और नंबर देने का सिस्टम गलत हो गया। सरकारी है, लेकिन भरोसेमंद है। एनएसएसओ आमतौर पे अभी तक एनएसएसओ में उस तरह की, नेशनल सैंपल सर्वे में उस तरह की बेईमानी, हेराफेरी शुरू नहीं। इस सर्वे में आप कहेंगे कितने लोगों का इंटरव्यू किया गया, लगभग 6,000 के करीब, ये 5,940, तो देश में अंदाजन 6 लाख के करीब गांव है। तो आप समझिए 100 गांव में से एक गांव में लोग गए, जो पर्याप्त है, सैंपलिंग के हिसाब से बहुत है। 100 में से एक गांव में आप चले गए, और हर गांव में अंदाजन 10 परिवारों का, तो कोई 60,000 के करीब परिवारों का सर्वेक्षण किया गया है। पर्याप्त संख्या है। ये कोई आपको कहे ना 140 करोड़ के देश में केवल 60,000 लोगों का सर्वे करके बता रहे हैं, इन लोगों ने स्टैटिस्टिक्स पढ़ी नहीं होती, इस तरह की बेकार की बातों पे विश्वास मत करना। मैंने पढ़ी है, और मैं भाई, मैं आपको बता रहा हूं कि सरकारी सर्वेक्षण है और अच्छा है, विश्वास करना चाहिए। आमतौर पे एनएसएस के सर्वे बहुत अच्छे होते हैं, इन पे भरोसा करना चाहिए। और एनएसएस की जो मशीनरी है, जो सर्वे करने वाली है, अभी तक उसमें इतनी खराबी नहीं आई है कि बता दे अच्छा सरकार के पक्ष में ये चीज ढूंढ के लाना है, वो चीज करके लाना। एनएसएस में अभी तक इस तरह का कूड़ा नहीं घुसा है, उम्मीद करते हैं बचा रहेगा, क्योंकि किसी भी सरकार को सच जानना तो जरूरी होता है ना, और एनएसएस का ये काम रहा है। खैर, 2 फसलों के बाद ये 2018-19 के बीच में ये सर्वे हुआ, 2019 में सर्वे हुआ। और इस सर्वे का मुख्य उद्देश्य था कि देश के गांव के परिवारों में, खास तौर पे जो किसानी परिवार है, खेती किसानी करने वाले परिवार हैं, उनकी क्या स्थिति है। तो 2018 का जो खरीफ का सीजन था, जो अब शुरू हो रहा है, और 2019 का रबी का सीजन, जो सर्दी का फसल होती है, जो मार्च अप्रैल अप्रैल के महीने में आती है, खरीफ की फसल वो जो कि अक्टूबर नवंबर में आती है। तो इन फसलों में किसान की क्या स्थिति थी, इसका अनुमान लगा। तो ये सर्वे हमें क्या बताता है, ये मोदी राज में किसान की हालत पहली बार बताने वाली सरकारी मार्कशीट एक तरह से मिल गई है। क्योंकि आमतौर पे बहसें क्या होती हैं, सरकार ने घोषणा कर दी, अच्छी स्कीम है, खराब स्कीम है, सरकार ने कानून बना दिया, इससे फायदा होगा नहीं होगा। या चर्चा होती है सरकार ने बजट में इतने पैसे दिए, उतने पैसे नहीं दिए। तो सारी चर्चा ये चलती है कि टंकी के अंदर पानी है कि नहीं है, पाइपलाइन ठीक है कि नहीं है, पाइपलाइन हमने अच्छी लगाई कि नहीं लगाई।
किसी को तो फाइनली टूटी के नीचे बाल्टी लगा के देखना चाहिए कि भाई पानी आया कि नहीं आया। तो सर्वे ये काम करता है, फाइनली नल के नीचे बाल्टी लगा के देखता है और कहता है कि पानी आ रहा है कि नहीं आ रहा है। पता नहीं आपकी पाइपलाइन अच्छी होगी, टैंकी भी बहुत अच्छी होगी, लेकिन क्या करो, यहां तो पानी नहीं आ। ये काम सर्वे बताता है। तो ये सर्वे आपको चार चीजें महत्वपूर्ण रूप से बताता है: किसान की आमदनी के बारे में, किसान के कर्ज के बारे में, एमएसपी का सच्चाई क्या है, और कृषि बीमा और जोखिम। इन चार को मैं उठाऊंगा, इन चार के बड़े सच ये सर्वे दिखाता है। शुरुआत करते हैं हम कर्ज के मामले से। किसान पर कितना कर्ज है, किसान परिवार पर। मगर सबसे पहले एक सिंपल बात आपको मैं समझा दूं, किसान परिवार है क्या? क्योंकि इसके ऊपर हम हमेशा, हमारे मन में छवि होती है किसान परिवार वो है जो जिसके पास जमीन है, जो सिर्फ खेती करता है और कुछ काम नहीं करता है। ऐसे होते हैं, ऐसे बहुत किसान परिवार है। लेकिन किसान परिवार केवल वही नहीं है। अगर किसान के पास 2 एकड़ जमीन है, 3 भाई हैं, एक पुलिस में काम करता है, एक खेती बाड़ी संभालता है, एक भाई की दुकान चलाता है, तो वो किसान परिवार होगा। अगर उसको 3 अलग अलग परिवार भी मान लें, तो जो भाई नौकरी करता है बाहर, लेकिन जिसके हिस्से में समझ लीजिए 2 एकड़ जमीन सिर्फ है, और उसको साल के अंदर कोई 20-25 हजार रुपए कमाई हो जाती है कृषि से, लेकिन उसको महीने की 40 हजार रुपए तनख्वाह मिलती है अपनी नौकरी से, वो भी किसान परिवार है, क्योंकि उस सबको किसानी से इनकम हो रही है। इस सर्वे में जिस भी परिवार को एक साल में खेती बाड़ी से 4 हजार रुपए की, पूरे साल में, महीने में नहीं, पूरे साल में अगर थोड़ी सी भी इनकम हो जाती है, 4 हजार उन्होंने कहा थोड़ी सी, साल भर में 4 हजार इनकम भी हो जाती है, तो कहते हैं कि आप किसान परिवार हैं, यानी कि आपका किसानी से कुछ लेना देना है। उन सब परिवारों की क्या अवस्था है, उसके बारे में सर्वे बताता है। तो ये मत मान लीजिएगा कि किसान केवल किसानी करते हैं। किसान बहुत कुछ काम करते हैं, खेती बाड़ी उसके अंदर से एक काम है। चार बड़े खुलासे हैं इस सर्वे के, जिसके बारे में हम और भी बात कर सकते हैं। पहला खुलासा कि जो कर्ज को लेके सरकार ने कहा था ना, डबलिंग ऑफ इनकम, अब इनकम वाले पे तो मैं आऊंगा बाद में। आमदनी डबल हो ना हो, ये कर्ज डबल जरूर होने वाला है इस देश के। ये सर्वे दिखाता है कि इस देश के अंदाजन 50% किसान कर्ज में डूबे हैं, कर्ज है जिनके ऊपर। और औसत हर फैमिली पे कितना कर्ज है? 74 हजार रुपया, 74,000। बढ़ा है कि घटा है, यही फायदा है। क्योंकि एग्जैक्टली यही सर्वे 2013 में किया गया था, एग्जैक्टली यही सवाल 2013 में पूछे गए थे। इसलिए हम बता सकते हैं 2013 में 52% परिवारों पे कर्ज था। इसका मतलब है कि पहले से कर्जदार परिवारों की संख्या घटी है, बढ़ी नहीं है। वैसी की वैसी है, मोटे तौर पे 52 से 50, लगभग वैसी। लेकिन हर परिवार पे कर्ज बढ़ रहा है। पहले था 47 हजार, 47,000 पर फैमिली लोन था सन 2013 में, और 2019 में 74,000। ये कहीं मोदी जी डबलिंग की बात करते करते कुछ जबान तो नहीं फिसल गई थी? कहीं ये तो नहीं कह रहे थे कि डबलिंग ऑफ फार्मर्स लोन, लोन को वैसे भी बड़ा प्यार है, इस हर चीज में, इसमें लोन दे दो, उसमें लोन दे दो, कुछ भी क्या किया हमने, लोन दिया। तो ये डबलिंग ऑफ लोन होने वाला है। और ये जो 74 हजार का लोन है, पूरे देश में बराबर नहीं है। दुर्भाग्यवश जिन राज्यों में परिस्थिति बेहतर है, जो अपेक्षाकृत संपन्न राज्य है, वहां लोन की मात्रा ज्यादा है दूसरे राज्यों से। ये कौन से राज्य हैं? सबसे टॉप पे है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के 93% किसानों पे कर्ज है। पिछली बार भी ये स्थिति थी। कई कारणों से आंध्र प्रदेश और तेलंगाना अलग हो गया है तब से। लेकिन आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में कर्जग्रस्त किसानों का अनुपात 90% से ज्यादा चल रहा है। और उसका अमाउंट भी आंध्र प्रदेश में बहुत ज्यादा है। आंध्र प्रदेश के खासतौर पे जो कोस्टल एरियाज है, वहां बहुत संपन्न किसान, जहां किसान संपन्न है वहां उस पे कर्ज भी ज्यादा है। कई बार मजाक में हम कहते हैं जितना बड़ा किसान उतना ही बड़ा उसका कर्ज।
आंध्र प्रदेश के किसान पे औसतन 2.4 लाख या 2.45 लाख मतलब 2.5 लाख के करीब कर्ज है आंध्र प्रदेश के हर किसान परिवार पे। केरला में भी लगभग 2.5 लाख कर्ज है, लेकिन कर्जग्रस्त परिवार 70% है। पंजाब में 2 लाख कर्ज है प्रति परिवार। वहां 54% के परिवार हैं जो कि कर्जग्रस्त हैं। हरियाणा थोड़ा सा पीछे, लेकिन 1.8 लाख, ये जो सारे राज्य जिनके बारे में कहा था ना, संपन्न किसान है जी, ट्रैक्टर वाले हैं जी, इनके पास तो ये भी है वो भी है, ये सब कर्जदार है। कर्ज बहुत ज्यादा है इस वक्त देश में, और किसान के कर्ज की समस्या और किसान आंदोलन की इसलिए पुरानी मांग रही है कि ये जो किसान पे कर्ज है झूठा कर्ज है। कर्ज इसलिए है क्योंकि किसान को उसकी फसल की लागत नहीं दी गई। उसको खत्म करो, किसान को लागत मिलेगी, और किसान का कर्ज एक झटके में खत्म किया जाए, ये किसान आंदोलन की पुरानी मांग रही। तो ये पहली बात पता लगती है इस सर्वे से, किसान कर्ज में डूब रहा है। दूसरी बात, एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस के बारे में खूब चर्चा चलती रहती है। सरकार कहती है एमएसपी थी, है, रहेगी। मेरे जैसे लोग मजाक बनाते रहते हैं, एमएसपी कागज पे थी, कागज में है, कागज पे रहेगी। लोग कहते हैं आप तो नकारात्मक हैं, आप तो मानते नहीं है। मैं कहता हूँ भाई अब देख लीजिए, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, चलिए अब आप देख लीजिए। सरकार का अपना सर्वे, एनएसएस, इन्होंने हर किसान परिवार से जाके पूछा कि आपको पता है एमएसपी कितनी है आपकी फसल में। अब सिर्फ 2 फसलें हैं जिसमें एक्चुअली एमएसपी मिलता है कायदे से, वो है गेहूं और धान। इसलिए मैं जानबूझ के गेहूं का एग्जांपल ले रहा हूं, बाकी की हालत तो और भी खराब मिलेगी आपको। गेहूं के कितने देश में गेहूं उगाने वाले किसानों को पता था कि एमएसपी कितनी है? अभी अभी गेहूं की एमएसपी बढ़ाई, सिर्फ 37%। यानी कि 3 में से 1 किसान को पता था कि एमएसपी किस चिड़िया का नाम है, बाकी 2 को तो पता ही नहीं है कि एमएसपी क्या चीज है। चलिए 37% को पता था, उस 37% को फायदा हो गया नहीं साहब। सिर्फ 27% को ये पता था कि मैं बेचूं कहां, एमएसपी है ये तो मुझे पता है, मुझे मिलना चाहिए 1900 रुपया, उस जमाने में 1925 जो भी था उस जमाने का रेट। लेकिन किसान कहता है भाई साहब बेचे कहाँ, यहाँ तो खरीद केंद्र का मुझे पता नहीं। तो सिर्फ 27% को पता था कि खरीद केंद्र कहाँ है या खरीद केंद्र है। तो 4 में से 1 किसान को पता था कि खरीद की कैसे, गेहूं कहाँ बिकेगा, सरकार कहाँ खरीदेगी। तो क्या उन 27% ने जाके बेच लिया? नहीं, क्योंकि कहाँ है, और वहां जाके एक्चुअली बेचना, वहां आपकी लाइन होगी, रजिस्ट्रेशन होगा, आपका नमी देखी जाएगी, आपको लाइन में लगाया जाएगा, कहा जाएगा परसों आना, टोकन लेके आना, ये गड़बड़ी है, मैक्सिमम इतना अलाउड है, इतना नहीं अलाउड है, 10 हर्डल्स इसमें लगाई जाती है। कितने लोग बेच पाए? 10%। सरकार का आंकड़ा, 10 में से 10 किसान जिन्होंने गेहूं उगाया, उनमें से सिर्फ 1 सरकारी रेट पर अपना गेहूं बेच पाया। और ये तो गेहूं की हालत है जो उन 2 फसलों में से है जहां सचमुच सरकार खरीदती है। बाकी दालों की, तिलहन की, इन सब की तो आप बात ही भूल जाइए। इस देश में गेहूं, धान और गन्ना, इन 3 पे किसानों का दाम मिलता है, बाकी सब चीजों पे तो सपना है। उसमें भी 10 में से 1 बंदे को मिल रहा है। सरकार का अपना सर्वे जो परसों आया वो बता रहा है इस चीज। तो जब प्रधानमंत्री कहते हैं ना एमएसपी थी, है, रहेगी, तो समझ लीजिए 10% के लिए थी, 10% के लिए है, 10% के लिए रहेगी, इससे फालतू कुछ नहीं। और आज जो किसान आंदोलन मांग रहा है वो कह रहा है कि नहीं, ये 10% जिसको मिल रहा है ये तो गारंटी करो, लेकिन हम तो बाकी 90% के लिए भी गारंटी करते हैं। एमएसपी आप बढ़ाओ, ये दूसरी मांग है हमारी, लेकिन जो आप एमएसपी घोषित करते हो कम से कम उस पे खरीद तो करो। 90% किसान गेहूं का नहीं बेच पा रहा है अपनी फसल को, उस पे उसको तो दिलवाइए आप एमएसपी पे, सरकारी रेट पे। बाकी फसलों में दिलवाइए, 23 फसलों का रेट डिक्लेयर करते हैं उसके अंदर दिलवाइए। सो दूसरी बात ये, एमएसपी कागजी है,
किसान को फसल का दाम गारंटी से मिले, इसके लिए संघर्ष करना होगा। और वो ऐतिहासिक संघर्ष इस वक्त चल रहा है, और उस वजह से इस रिपोर्ट को टीवी भी कवर करता है। उसी वजह से अंग्रेजी के अखबार के फ्रंट पेज पे भी, कम से कम इंडियन एक्सप्रेस में तो छप जाती है खबर। आंदोलन ही है जिसकी वजह से आज एमएसपी शब्द का जिक्र शुरू हुआ है इस देश में। आंदोलन ना होता तो किसी को पता भी नहीं था कि एमएसपी क्या, खुद किसान नेताओं को कईयों को पता नहीं होता। तीसरी बड़ी बात, फसल के नुकसान और मुआवजे की। आपने मोदी सरकार के नेताओं को कहते हुए सुना होगा कि साहब इतनी, बस आप उनसे थोड़ा सा भी कहिए कि सरकार ने कृषि में क्या किया है, एकदम बोलेंगे प्राइम मिनिस्टर फसल बीमा योजना। कई चीजों उन लोगों ने रट रखी है, ऐतिहासिक, इतना बड़ा काम किया प्रधानमंत्री ने। सुन सुन के मेरे तो कान कई बार पक जाते हैं, लेकिन मैं सुनता रहता हूँ धीरज से कि भाई आंकड़े इनको बता दो। मैं सरकार के आंकड़े बताया करता था इन्हें कि देखिए, जब ये फसल बीमा योजना शुरू हुई उस वक्त देश के 100 में से सिर्फ 23 किसान किसी भी बीमा योजना से कवर्ड थे। मोदी जी दुखी थे, बहुत अच्छी बात है, दुखी होना ही चाहिए, 100 में से 23 लोगों को फायदा हो रहा था, बाकी किसानों को तो नहीं हो रहा था। मोदी जी ने कहा पहले साल में 30 कर देंगे, दूसरे साल में 40, चौथे साल में 50, फिर तो बस बल्ले बल्ले। और हुआ क्या, पहले साल 23 से 28 गए, दूसरे साल 28 से वापस 24 पे आ गए, तीसरे साल 24 से और भी नीचे आ गए, और अब तो 13 बच गए। ये योजना जो जितने बैंड बाजे से शुरू की थी, उस योजना में सरकार के पैसे तो कितने गुना खर्च हो गए, लेकिन किसान को मिला कुछ नहीं है। पहले से कम किसान कवर हो रहे हैं।